Hello guys, welcome to my YouTube channel and a very happy new year to all. Guys, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाउंड न्यूक्लियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए कंपाउंड न्यूक्लियस की डेफिनेशन क्या होती है। When an incident particle strikes on the target nucleus, then they form a nucleus which referred as compound nucleus. बोलते हैं कि अगर आपका कोई आपने इंसिडेंट पार्टिकल लिया, जैसे अल्फा बीटा कोई भी पार्टिकल आपने लिया, उसे किसी टारगेट न्यूक्लियस पे आपने क्या करा है, स्ट्राइक करवाया, तो वो दोनों मिलके एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं और उस न्यूक्लियस को हमने यहाँ पे क्या बोला, कंपाउंड न्यूक्लियस। अब जो ये कंपाउंड न्यूक्लियस होता है ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, आपका लगभग 10⁻⁻15 सेकेंड के लिए। उसके बाद ये क्या हो जाता है, डीके हो जाता है आपके यहाँ पे, फिर आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जैसे कोई भी 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको और कुछ पार्टिकल यहाँ पे एमिट हो जाएंगे। इस तरीके से आपके कंपाउंड न्यूक्लियस वाली रिएक्शन यहाँ पे चलती है। जो ये कंपाउंड न्यूक्लियस वाली जो आपकी थ्योरी थी, ये सबसे पहले आपकी नील्स बोर ने दी थी और इन्होंने ये बोला था कि आपका जो कंपाउंड न्यूक्लियस वाली रिएक्शन है वो 2 स्टेजेस में होंगी। सबसे पहले स्टेजेस में क्या होगा, आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, और दूसरे स्टेज में यही कंपाउंड न्यूक्लियस आपका क्या है, आगे जाके डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए when an incident particle strike on the target nucleus, then they form a nucleus which referred as compound nucleus, which lives for a short period of time and then decay. Lifetime of compound nucleus is about 10⁻⁻15 second. In 1936, Niels Bohr proposed his theory of compound nucleus. According to Bohr, the nuclear reaction is 2-stage प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन आपकी 2 स्टेज प्रोसेस होती है। यही आपका क्या है, कंपाउंड न्यूक्लियर हाइपोथेसिस या कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी, आप कुछ भी बोलिए इसे। सबसे पहला इसमें जो स्टेज होती है वो होती है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, कि आपका कंपाउंड न्यूक्लियस बनता कैसे। तो आपने जो पार्टिकल यहाँ पे बम्बार्ड करवाया उसको क्या करता है, जो टारगेट न्यूक्लियस होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और दोनों मिलकर कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। और ये कंपाउंड न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई एक्साइटेड स्टेट में हमें देखने को मिलता है। बम्बार्डिंग पार्टिकल इज एब्सॉर्ब बाय टारगेट न्यूक्लियस एंड बोथ टुगेदर फॉर्म अ कंपाउंड न्यूक्लियस विच इज इन हाईली एक्साइटेड स्टेट। जैसे यहाँ पे आपको एक रिएक्शन की तरह मैंने दिखा रखा है, X प्लस कैपिटल X गिव्स कंपाउंड न्यूक्लियस, यानी कि C*। X क्या है यहाँ पे, आपका इंसिडेंट पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है आपका। और X क्या है यहाँ पे, आपका टारगेट न्यूक्लियस जिसके ऊपर आपने उसे बम्बार्ड करवाना है। इन्होंने क्या दिया, आपका कंपाउंड न्यूक्लियस। अब जो ये कंपाउंड न्यूक्लियस है इसके पास क्या होती है, खुद की एक्साइटेशन एनर्जी होती है और उस एक्साइटेशन एनर्जी को हम 2 टर्म्स की मदद से यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहला, जो आपका ये इंसिडेंट पार्टिकल है इसकी क्या काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा, जहाँ पे आपके जो कंपाउंड न्यूक्लियस है उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स यहाँ पर है उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल टुगेदर विद बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन कंपाउंड न्यूक्लियस रिप्रेजेंट द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। और एक्साइटेशन एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला होता है EX m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M प्लस EB। EX यहाँ पे अगर हम देखें, EX क्या है, जो आपका इंसिडेंट पार्टिकल है स्मॉल x, इसका काइनेटिक एनर्जी, जो यहाँ पे आपका कैपिटल M है वो जो आपका ये टारगेट न्यूक्लियस जो था इसका मास, और स्मॉल m यहाँ पे है आपका जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसका मास। EB आपको बताइए कि ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है कंपाउंड न्यूक्लियस की। ये तो बात हो गई आपके एक्साइटेशन एनर्जी की। अब देखते हैं हम एक्चुअल में ये न्यूक्लियस फॉर्म कैसे हुआ और यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली। सबसे पहले क्या हुआ कि आपका जो इंसिडेंट पार्टिकल आया, ठीक है, उसको क्या करा, आपका टारगेट न्यूक्लियस ने कैप्चर कर लिया। अब जो ये इंसिडेंट पार्टिकल है ऑब्वियसली ये किसी स्पीड से आ रहा होगा, तो वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को जो आपका यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस है, टारगेट न्यूक्लियस है, उसके न्यूक्लियॉन्स में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है और उनके संग मर्ज हो जाता है। अब वो अपनी अगर एनर्जी को वहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ एक ही पार्टिकल पे कंसंट्रेटेड रहेगी एनर्जी क्या करेगी, सब न्यूक्लियॉन्स में वहाँ पे इक्वली क्या हो जाएगी आपकी, कह सकते हैं आप इक्वली वहाँ पे वो सारे पार्टिकल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और उस वजह से जो आपका सभी के पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी इससे,
तो वो पार्टिकल्स ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होंगे, मोशन में होंगे। तो जब वो पार्टिकल उसके अंदर मोशन में है तो उनका मोशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा और सभी के पास यहाँ पे क्या होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। लेकिन ये एनर्जी जो है इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि ये कंपाउंड न्यूक्लियस को छोड़कर वो पार्टिकल जो उसके न्यूक्लियॉन्स हैं वो कंपाउंड न्यूक्लियस को छोड़ दें। तो फिर हमारा डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस कैसे होता है ये हमें आगे देखना है। सबसे पहले देखिए, द इंसिडेंट पार्टिकल क्विकली dissipates its energy as it enters into nucleus X and merges with nucleons in it. After the incident particle has merged completely with target nucleus, its energies no longer remain concentrated on one particle. As a result, the general random motion of nucleons in nucleus is disturbed and each nucleus gains some extra energy. सबने क्या कर ली, कुछ extra energy ले ली, but none of them will have enough energy to enable them to come out of the nucleus. पर फिर भी किसी उनमें से किसी एक के पास भी इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो कंपाउंड न्यूक्लियस को छोड़कर क्या कर सके, बाहर आ सके। तो अब नेक्स्ट स्टेज होती है हमारी डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, कि हमारा कंपाउंड न्यूक्लियस कैसे टूटता है। अब इसमें होता क्या है कि कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, अब सब मोशन कर रहे हैं तो उनके बीच में होता है कॉलिजन। उस कॉलिजन की वजह से वहां पर किसी पार्टिकल को, मतलब दो पार्टिकल आपस में टकराए तो उनमें से किसी पार्टिकल को क्या मिल गई, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से वो क्या करेगा, अपनी बाइंडिंग एनर्जी को तोड़कर उस कंपाउंड न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पार्टिकल एमिट हो सकते हैं। अब वो जितने पार्टिकल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी वो उतने पार्टिकल आपके एमिट यहाँ पे होंगे। आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ 10 to the power -15 सेकेंड, when large number of collision take place, enough energy is gained by one of the nucleons, enabling it to escape from the nucleus, and thus the compound nucleus breaks up into product nucleus and one or more emitted particle. तो इस तरीके से आपका कंपाउंड न्यूक्लियस क्या हुआ, आपका यहाँ पे इसने प्रोडक्ट बनाया और कुछ पार्टिकल आपके जो है यहाँ से क्या हो गए, एमिट हो गए। ये तो बात हो गई आपका कंपाउंड न्यूक्लियस कैसे फॉर्म हुआ और कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ। अब इसमें एक चीज ये और देखी गई कि आपका जो यहाँ पे कंपाउंड न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेट होने की जो प्रोसेस है या जो मोड है वो कहीं से भी कहीं तक आपकी पहली जो प्रोसेस थी कंपाउंड न्यूक्लियस के बनने की उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। यानी कि कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ पे आपने यूज करे थे इंसिडेंट पार्टिकल, जरूरी नहीं है कि आपका वही पार्टिकल यहाँ पे क्या करे, बाहर निकल कर आए। ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब कहने की ये है कि आपका जो सेकेंड वाली प्रोसेस है या कंपाउंड न्यूक्लियस आपका किस तरीके से बना था वो अपनी हिस्ट्री भूल जाता है और आपके आगे नई तरीके से रिएक्शन को प्रोसीड करता है। और इसमें आपका जो ये कंपाउंड जो रिएक्शन है इसकी फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करती है, आपकी एनर्जी ऑफ पार्टिकल, उनका एंगुलर मोमेंटम क्या है, उनकी पायरिटी क्या है, इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड करती है। फिर वो आपकी पहली वाली प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती है। द मोड ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोड ऑफ फॉर्मेशन एंड डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड पायरिटी। अब अगर आप अलग अलग, ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक ही पार्टिकल जो है, मतलब दो आपने जो यहाँ पे यूज करें जैसे अल्फा और Na मैंने यूज करें, ये आपका एक कंपाउंड न्यूक्लियस दे और वो कंपाउंड न्यूक्लियस आपको अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्ट दे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके अलग अलग जो आप ले रहे हैं वो आकर एक ही कंपाउंड न्यूक्लियस आकर आपको दे, फिर आपको फर्दर वो अलग अलग चीजों में यहाँ पे टूट जाए। तो कई पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं। इफ डिफरेंट प्रोसेस लीड्स टू वन कंपाउंड न्यूक्लियस द डिकम्पोजिशन इज आइडेंटिकल। अगर बोल रहा है आपका कि अलग अलग प्रोसेस आपका क्या करता है, एक ही कंपाउंड न्यूक्लियस को देता है, तो उसके बाद जो टूटने की जो यहाँ पर प्रोसेस है वो सभी की एक जैसी होती है। ऐसा नहीं है कि सबके प्रोडक्ट सेम बनते हैं, लेकिन उनकी प्रोसेस एक जैसी ही यहाँ पे देखी जाती है। अ कंपाउंड न्यूक्लियस वंस फॉर्म कैन डीके इन नंबर ऑफ डिफरेंट वे। और अगर आपका एक कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया तो फिर जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक ही वे में आगे प्रोसीड करे रिएक्शन, वो अलग अलग वे में आगे को रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है। इसी का एक एग्जांपल है Na वाला। इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे आपका एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनाया Al का, Al27 का, और उसके बाद इसने आगे 5 तरीके से ये आगे जाके आपकी अगली रिएक्शन दी। अब हम इसकी बात करते हैं क्रॉस सेक्शन की। ठीक है, क्रॉस सेक्शन मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था कि क्या होता है। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड न्यूक्लियस जो होता है इसकी फॉर्मेशन में इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो किस तरीके से दिया जाता है।
ये जाना जाता है सिग्मा एक्स वाई, यहाँ पे ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है, यानी कि आपके इंसिडेंट पार्टिकल और जो पार्टिकल आपके एक्स्ट्रा निकले हैं, इक्वल टू सिग्मा सी कैपिटल एक्स है यहाँ पे, नीटा सी यहाँ पे स्मॉल वाई आना चाहिए था। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं, ये तो आपको पता है क्रॉस सेक्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन का। सिग्मा सी एक्स क्या है, ये है क्रॉस सेक्शन है जो आपका कंपाउंड न्यूक्लियस बना है। कैसे, जब आपका एक्स जो स्मॉल इंसिडेंट पार्टिकल है उसने क्या करा, टारगेट न्यूक्लियस से वो जब स्ट्राइक हुआ, यानी कि सिग्मा सी एक्स इज क्रॉस सेक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ compound nucleus C by incident particle X with target nucleus X, and neta C Y is the relative probability that compound nucleus C once formed decay with emission of particle Y। कहने का मतलब ये कि ये probability, जैसे आपका कंपाउंड न्यूक्लियस जो है अलग अलग उसमें जा सकता है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो वाई पार्टिकल के एमिशन के संग यहाँ पे आपका कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो टूटेगा। तो गाइस ये थी हमारी बात आज के टॉपिक के कंपाउंड न्यूक्लियस की। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।